स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। हम एनसीईआरटी की छठी क्लास की ज्योग्राफी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पीछे 3 लेक्चर को मैंने कंप्लीट किया है, उसे प्लेलिस्ट में मैंने डाल भी दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन हम डिटेल के साथ में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज का टॉपिक है आपका मानचित्र। इसे भी हम लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से सवाल बन सकती है और क्या सवाल बनने की संभावना है, और मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, हम 1 सेंटीमीटर की दर्शाते हैं। हम सब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। चलिए शुरुआत करते हैं मानचित्र को। आज हम आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने पढ़ा भी दिया है ग्लोब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोब से क्या ग्लोब की क्या विशेषता है, मैंने सब बताया। आज ग्लोब में अध्ययन की सीमाएं कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए क्या होता है, काफी उपयोगी साबित होता है। याद रखेंगे, कथन एवं कारण में सवाल डाल सकता है। लेकिन जब हम पृथ्वी का केवल एक भाग जैसे कि देश, राज्य, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो ग्लोब के बारे में 2 विशेषता, 2 महत्व को आप बता सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र की परिभाषा क्या है, इसको आप अंडरलाइन कर देता हूं और इसे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। या फिर किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। देखिए, इसमें 2 शब्द आया है, पृथ्वी की सतह और एक पैमाना का माध्यम। देखिए, पैमाने के माध्यम से यहाँ अभिप्राय है कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे हम बुक में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मानचित्र के ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर दर्शाना है तो उसके लिए आप मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। और आप देखते हैं मानचित्र के नीचे कुछ सिंबल रहता है, वहां पे दर्शाया भी जाता है। जैसे कि यहाँ बता रहा है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक जगह है, यहाँ से लेकर के दूसरी जगह यहाँ पे है, तो यहाँ से दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जो भी है, तो हम मानचित्र पे उसे हम 1 सेंटीमीटर से हम दर्शाएंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया है, हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे कितना दर्शाया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह गोलाकार होती है, आपको मैंने पढ़ाया है, या फिर भूभाग होती है, ये कर्व होती है। तो पृथ्वी की सतह पैमाने के माध्यम मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं। देखिए, यहां बता रहा है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ये ग्लोब के बारे में है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है, हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए क्या है, आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ क्षेत्र कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस किसे कहते हैं, आपने एटलस की पुस्तक भी लिखा होगा, आपके पास होगा भी, तो आप समझ गए कि सारे मानचित्र को हम एक साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाता है, एटलस। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी होती है। देखिए, यहाँ पे पूछ सकता है, मानचित्र के बारे में एक सवाल बना सकता है और इसे ग्लोब की अपेक्षा करते हुए आपको यहाँ पे कथन एवं कारण की सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो आप
जो भी पढ़ते हैं उस लाइन को कम से कम ध्यान में रखिए कि अगर उस लाइन से सवाल आए तो हम उसको निपटा डालें। चले आगे बढ़ते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो हम देखेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और देखने भी जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के इसमें दर्शाया गया है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। तो हम भौतिक मानचित्र क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं और एक होता है थीमेटिक। तो भौतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं, इसमें एनसीईआरटी की 6ठी क्लास में इसे दर्शाया गया है, आप इसे समझें। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र को हम क्या कहते हैं, उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृति जैसे कि क्या है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, नदियां है, महासागर है, जहां पे इसे दर्शाया गया है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र कहेंगे। आप मार्केट में 2 प्रकार के मानचित्र लेते होंगे, भौतिक मानचित्र या फिर राजनीतिक मानचित्र। आपने कभी दुकान से लिया भी होगा। आज आप समझ गए, अच्छा भौतिक मानचित्र ये होता है और राजनीतिक मानचित्र ये होता है। तो हम राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं। देखिए राजनीतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, आप समझ गए कि अगर कोई राज्य है, कोई नगर है, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई जिला है, जहां पे इसे दर्शाया गया उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो आप देखेंगे अपने मानचित्र में, भारत का मानचित्र लें, आप वहां पे देखें राज्य कहाँ पे है आपका, आप उस राज्य का मैप लें, आपको देखिए नगर कहाँ है, आप नगर का मैप लेकर के देखें आपका शहर कहाँ पे है, आपका गांव कौन सा है, तो आपको अंदाजा लगे कि अच्छा इसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के मानचित्र मैंने देख लिया। अगला मानचित्र क्या है आपका, थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, हम उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगाइएगा, डबल स्टार लगाएंगे इसमें आप, डबल स्टार लगाएंगे आप इसमें। देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, कुछ मानचित्र जो होते हैं हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाली मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, जहां सड़क मानचित्र होता है, जहां उद्योग का विस्तार होता है, जहां पे रहता है, तो उसके बारे में जो हमें जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब देखिए मानचित्र का 3 घटक है। देखिए मानचित्र का 3 घटक शायद किन्हीं को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को ऐसा नहीं पता होगा। जैसे दूरी है, दिशा है, प्रतीक है। अब दूरी, दिशा, प्रतीक। अब देखिए हम बात करते हैं दूरी के लिए। देखिए दूरी को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मानचित्र पे, तो पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, दूरी को दर्शाने के लिए मानचित्र पे हम किसका उपयोग करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि पैमाना क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए पैमाना जो होता है एक प्रकार से हमका पैमाना जो, जैसे कि स्थल पर जो वास्तविक दूरी जो होता है, देखिए स्थल पर क्या होता है, वास्तविक जो दूरी होता है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, तो इसे मानचित्र में हम 5 किलोमीटर दर्शाएंगे नहीं ना, तो उसे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी,
मानचित्र एक आरेखन होता है। क्या होता है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा सा कागज पर एक पन्ने पर हम दर्शाते हैं, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो या फिर करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब देखिए पैमाना किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं कलम चेंज कर देता हूँ। पैमाना की परिभाषा है, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 5 किलोमीटर लिया है। तो मैंने समझाया था पहले भी। देखिए स्थल पर जो दूरी होता है और जो मानचित्र पर जो दूरी होता है उसके बीच का अनुपात हम निकालते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्थल पर, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो हम मानचित्र पे हम बनाएंगे तो क्या हम 10 किलोमीटर को दर्शा पाएंगे मानचित्र पे? नहीं। तो हम इसे 2 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। अगर 15 किलोमीटर होता तो हम 3 सेंटीमीटर डालते, अगर 20 किलोमीटर होता तो हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते। तो आप समझ गए कि पैमाना किसे कहते हैं। तो पैमाना हम किसे कहते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दूरी से हम व्यक्त किया गया है। तो आप समझ गए कि पैमाने का मतलब क्या होता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। अब आप समझ गए कि अगर 1 सेंटीमीटर किसी भी मानचित्र पे आप देख रहे हैं तो आप समझना कि वो 5 किलोमीटर पे है। आप समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैमाना जो होता है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। तो पैमाना अगर आपको सही से जानकारी हो तो अगर 2 स्थल, जैसे कि हम दिल्ली की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, तो अगर आपको पैमाने की पता है तो 2 स्थानों के बीच की दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे की, हम बात करते हैं जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर हम दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल या 500 किलोमीटर को हम दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। तो ये किसके लिए है? जब बड़ा क्षेत्रफल होगा, जैसे कि कोई देश है, कोई महाद्वीप है, उसको हम कागज पर दर्शाएंगे तो छोटा पैमाने का उपयोग करते हैं। और छोटा पैमाने का मतलब 5 सेंटीमीटर रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि 500 किलोमीटर है। समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी 500 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो आप छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में अंतर क्या है आप इसको अब पता लगा सकते हैं।
बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। देखिए, बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। तो ये आपसे कथन एवं कारण में पूछ सकता है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, तो सवाल बनाया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, क्या कहानी है आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने क्या बताया, यहाँ पे मानचित्र के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मानचित्र बनाया गया है। अब हम दिशा की बात करते हैं। मानचित्र की दिशा हम पढ़ रहे थे, मानचित्र घटक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। तो हम दिशा पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ एक तीर का निशान बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर लिखा होता है। ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे हम उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, प्रधान दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, बीच की 4 दिशाएं, बीच की 4 दिशाएं क्या कह रहा है, बीच की 4 दिशाएं, मैं बस कलर चेंज कर दूंगा जहां पे, हाँ इसको आप प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा अपने शब्दों में समझ करके, और आगे हम देखते हैं। बीच की 4 दिशाएं, उत्तर पूरब, जिसे हम उत्तर पूरब से दर्शाते हैं, दक्षिण पूरब इस प्रकार से दर्शाते हैं, दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, उत्तर पश्चिम को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए ये जो आप जो समझ रहे हैं इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जो है आपका अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये काम देगा कहाँ पे, जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां पे हवाएं पढ़ेंगे, व्यापारिक पढ़ने इस प्रकार से जो पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये मदद करेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, मैंने समझा दिया है। निम्नलिखित दिशा का पता लगाइए। विकास, अब देखिए बोल रहा है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान, दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, जो आपको ऊपर मानचित्र दिया गया है, विद्यालय, विद्यालय से सामुदायिक केंद्र कहाँ पे है विकास का, आप दिशा पता लगाएं। और क्या बोल रहा है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कि दुकानों से विद्यालय की दिशा का पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पता लगाइए, ये 6ठी क्लास का है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता हम कैसे लगाते हैं, दिक सूचक की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं, किसी स्थान की दिशा का हम पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है, दिक सूचक क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमें हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो यहाँ पे दिक सूचक क्या है, एक यंत्र है, इसकी जो सुई होती है हमेशा किस दिशा में होती है, इस प्रकार से सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम तीसरा घटक पढ़ने जा रहे हैं, प्रतीक। देखिए प्रतीक क्या होता है, मैं इसे समझा देता हूं, बस आप इसे समझिए अच्छे से। देखिए यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र वास्तविक आकार एवं प्रकार
में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, छायों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तब आप किसी से दिशाओं के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों का उपयोग सहायता से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब प्रतीक क्या होता है। अगर आपको रेलवे लाइन का पता लगाना है, बड़ी रेलवे लाइन का पता लगाना है, तो इस प्रकार से हम मानचित्र पे हम दर्शाते हैं। मीटर लाइन के बारे में दर्शाना होगा तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। रेलवे स्टेशन के बारे में दर्शाना होगा तो इस प्रकार से मानचित्र के ऊपर मौजूद रहता है, तो हम समझेंगे कि वहां पे रेलवे स्टेशन है। अब देखिए, सड़कें हैं, सड़कें पक्की हो सकती है, कच्ची हो सकती है। पक्की के लिए इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कच्चे के लिए इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। समझ रहे होंगे। सीमाएं, किसी दो देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, जिला की सीमाएं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, राज्य की सीमाएं को हम इस तरह से दर्शाते हैं, जिला की सीमाएं को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, या फिर मानचित्र के ऊपर होता है। नदी तो कुआं, तालाब, नहर, पुल। देखिए, आपका नदी के लिए हो सकता है, ये कुआं के लिए दर्शाया गया है, ये तालाब के लिए दर्शाया गया है, ये नहर के लिए दर्शाया गया है, या किसी पुल के लिए दर्शाया गया है। अब देखिए, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर के लिए आपका ये होता है, गिरजाघर के लिए ये होता है, मस्जिद के लिए इसे हम दर्शाते हैं, और छतरी के लिए हम ये दर्शाते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। देखिए, पोस्ट ऑफिस मानचित्र पे इस प्रकार से लिखा होता है, पीटीओ लिखा होता है, पुलिस स्टेशन लिखा होता है, पोस्ट ऑफिस या फिर टेलीग्राफ ऑफिस। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका लिखा रहता है। अब बस्ती और कब्रिस्तान। बस्ती के लिए देखिए किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये बस्ती के लिए है और कब्रिस्तान के लिए है। ठीक है, पेड़ और घास, ये पेड़ है, ये आपका घास है। तो आप समझ गए कि मानचित्र का तीन घटक कौन कौन, दूरी, दिशा और प्रतीक, तीनों का महत्व मैंने बता दिया है। आगे हम चलते हैं। आगे क्या बता रहा है के द्वारा हम मानचित्र, हम जहां कहानी खत्म किए थे वहीं से कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कहानी को मैंने चिन्हों की सहायता से, चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ और रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक हैं 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी किसी उद्देश्य से किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जोड़ी मिलाने का सवाल बन सकता है, जोड़ी मिलाने का यहाँ पे सवाल बन सकता है। देखिए क्या बता रहा है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। देखिए क्या बता रहा है, उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए। देखिए, जलाशय के लिए मानचित्र पे किस रंग का उपयोग करते हैं, तो नीला। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पठारों को पीला रंग, और हरा इसके लिए मैदान के लिए दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका जोड़ी बनाने का सवाल आ सकता है। जलाशय के लिए नीला रंग, पर्वत के लिए भूरा रंग, पठार के लिए पीला रंग, मैदान के लिए हरा रंग। तो जोड़ी मिलाने का सवाल यहाँ से बन सकता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। आगे हम बढ़ने से पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, आगे क्या बोल रहा है, रेखा चित्र। अब रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यथास्थ और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए, अब देखिए, रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है।
यहाँ पे आपको बौद्धिक, देखिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो एक दूसरे से तुलना अवश्य करें। देखिए मानचित्र को मैंने आपने क्या बताया, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर किसी एक भाग के पैमाने के माध्यम पर खींचा गया चित्र को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अब रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के, मानचित्र पैमाने पर आधारित होता है और रेखा चित्र आपके पैमाने पर आधारित नहीं होता है। गौर कीजिएगा दोनों बात में, दोनों बात अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। तो आप समझ गए कि मानचित्र क्या होता है और रेखा चित्र में क्या अंतर है। देखिए मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जिसे हम रेखा मानचित्र कहते हैं। तो रेखा मानचित्र किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, और मानचित्र किसे कहते हैं ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए खाका क्या होता है। देखिए खाका एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा जाना। जैसे कि आपको घर बनाना है तो एक छोटा क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर हम खींचते हैं, जैसे क्या एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे कि आपको मकान बनाना है बड़े पैमाने, जैसे जमीन है, आपको वहां पे क्या करना है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचेंगे। जैसे कि आपको बाथरूम यहाँ देना है, पूजा घर यहाँ देना है, ना गेस्ट रूम ये देना है, बेडरूम ये रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, एक खाका खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र खाका कहते हैं। जैसे कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हम कभी 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 जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई से मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। तो अब देखिए सवाल जवाब क्या है। मानचित्र के तीन घटक, दिशा, दूरी, प्रतीक। प्रधान बिंदु क्या होता है मैंने बताया था। इस प्रकार से उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ग्लोब के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मैंने यही बता दिया है पैमाना क्या होता है ना। स्थल पर वास्तविक दूरी और पैमाने मानचित्र से जो खींचा गया दूरी पे अनुपात पैमाना होता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने शुरुआती में बताया था। ग्लोब पे क्या अध्ययन हमें सुविधा होती है, क्या दिक्कतें आती है, उसके लिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र एवं खाका। मानचित्र क्या है, किसी स्थल पर कि पृथ्वी की सतह पर उसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम पर, और खाका चित्र क्या होता है, छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचना। कौन से मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है, कौन सा मानचित्र देता है, तो बड़े मानचित्र जो होते हैं वो हमें ज्यादा जानकारी देता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जहां पे मैंने बताया था कि बड़े मानचित्र की अपेक्षा छोटे मानचित्र की अपेक्षा बड़े मानचित्र ज्यादा जानकारी देता है, मैंने ये बता दिया था आपको। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्र के अध्ययन में सहायता करता है, तो आप समझ लीजिए, मैंने इसको भी बताया है। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ सवाल अपने से सॉल्व कीजिए, कुछ सवाल मैं बताता चलूंगा ताकि बैलेंस बना रहे। कुछ सोचे, आप भी सोचें खुद से। अगला क्या है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है, थीमेटिक। नीले रंग का इस्तेमाल दिखाने का, जलाशय। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाने की आवश्यकता होती है कहाँ पे, मानचित्र। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आगे क्या है, बस यही सवाल है आपका।
खत्म हो गया। तो हम देखते हैं अगला जो लेसन होगा 5 नंबर का जो लेसन होगा, मैं अभी 1-2 घंटे बाद या फिर कल सुबह में लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये आपका ही चैनल है, इसे आपको ही लेकर के आगे बढ़ना है। आपकी सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। टेक केयर, बाय। आपका दिन शुभ हो।